तो अभी तक की चर्चाओं में हमने देखा कि जो यूरोपीय आगमन है उनके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, और उन सभी कारणों पर हमने डिटेल से चर्चा की। और इस डिस्कशन से मुख्य रूप से जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो स्टार्ट होगा, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास को हम मानते हैं यूरोपीय के आगमन से। देखिए, हिस्ट्री जो है वो एक निरंतरता वाला सब्जेक्ट है, जिसके कारण ये बेहद कठिन है कि हिस्ट्री को टाइम फेस के आधार पर कई भागों में हम अपन बांट सके, क्योंकि ऐसा कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि एक भाग खत्म हो रहा है और दूसरा भाग चालू हो रहा है। लेकिन फिर भी हम जो आधुनिक भारत का इतिहास मानते हैं वो यूरोपियों के आगमन से मानते हैं। और यूरोपीय आगमन में प्रवेश करने से पहले हमने उनके कारणों पर डिटेल से चर्चा कर लिया है। तो सबसे पहले उन सभी कारणों को एक बार फिर से लिखते हैं कि कौन कौन से कारण हैं, और उसके बाद हम देखेंगे ये किस प्रकार से जो यूरोपीय नागरिक हैं उनके क्रमानुसार वो कौन कौन से आए और उनके क्या अपने योगदान थे। तो सबसे पहले जो अपन यूरोपीय आगमन के कारणों में मानते हैं वो है पुनर्जागरण। यूरोपीय आगमन के कारण, तो सबसे पहला जो कारण है वो है पुनर्जागरण का। और पुनर्जागरण को हमने डिटेल में चर्चा किया है। और दूसरा है पुनर्सुधार का भी हमने डिटेल में देखा है। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का। देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो मुख्य रूप से व्यापार के लिए यूज की जाने वाली जो वस्तुएं थी वो थी मसाले और लग्जरियस आइटम्स। इसके बाद आप देखेंगे कि जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो यूरोपीय थे उनको एक विशेष प्रकार से अनुभव था शिप के निर्माण में और नेविगेशन में। तो जहाज निर्माण और नेविगेशन में उनको विशेष अनुभव था। तो ये सारे कारण हैं। इसके बाद जो कारण आता है वो आता है कि यूरोप में कई प्रकार के एडवेंचरस लोग हैं। एक आप कह सकते हैं कि नई नई चीजों को खोज करने के लिए प्रेरित भावनाओं वाले लोग हैं। तो इन लोगों के द्वारा विश्व के कई भागों को खोजा गया। तो यूरोपीय लोगों में नई जगह खोजने का भाव, और समुद्री यात्रा के द्वारा इन्होंने कई भागों को विश्व के खोजा। और जो एक अन्य कारण हम देखते हैं कि यूरोपियन का आगमन हुआ और उन्होंने यहाँ आकर अपने उपनिवेश बनाए, उनके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण के रूप में निकलकर सामने आता है, वो है मुगल शासन का विघटन। मुगल शासन का विघटन। तो ये सारे कारण हैं जो यूरोपीय नागरिकों के आगमन के पीछे उत्तरदायी माने जाते हैं।
अब देखते हैं कि यूरोपीय आगमन में सबसे पहले कौन ऐसे व्यक्ति थे जो भारत आए, वो किस देश के थे। तो सबसे पहले भारत आने वाले व्यक्ति का नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर आए। कालीकट बंदरगाह पर आए और जहां पर कालीकट के शासक जो हिंदू थे वो जमोरिन थे, और इन्होंने कालीकट के बंदरगाह पर वास्को डी गामा का एक दोस्ताना अंदाज में उनका वेलकम किया। जमोरिन थे और ये हिंदू शासक थे, लेकिन इनके द्वारा जो वास्को डी गामा का स्वागत किया गया उसका विरोध अरब के जो व्यापारी थे और जो वहां के स्थानीय निवासी थे उनके द्वारा विरोध किया गया। विरोध किसके द्वारा किया गया? अरब व्यापारी और स्थानीय के द्वारा। लेकिन विरोध के बावजूद भी ये भारत में लगभग 3 महीने तक रहे, और 3 महीने रहने के बाद जब ये यूरोप गए तो अपने साथ भारत के कई वस्तुओं को लेके गए और उन्होंने यूरोप के बाजार में उनको बेचा, उनका विक्रय किया। विक्रय से उन्हें बहुत ही बड़ा लाभ हुआ। 3 महीने रुके और वापस यूरोप में विक्रय द्वारा लाभ। तो ये पहली हिस्ट्री है वास्को डी गामा की कि जब वो पहली बार भारत में आए तो किस प्रकार से क्या हुआ। जो इनके बाद जो दूसरे पुर्तगाली नागरिक थे उनका नाम था पेड्रो अल्ब्रेज काब्राल। तो जो दूसरे नागरिक थे उनका नाम है पेड्रो अल्वारेज काब्राल। तो पेड्रो अल्वारेज काब्राल जो भारत आए, तो इन्होंने भारत आकर ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की, विदेशी फैक्ट्री की स्थापना की। लेकिन इनकी फैक्ट्री में वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा और अरब के जो व्यापारी थे उनके द्वारा इनकी फैक्ट्री में आक्रमण कर दिया गया। आक्रमण अरब व्यापारी और दूसरा स्थानीय के द्वारा किया गया। और न केवल आक्रमण किया गया बल्कि कई पुर्तगाली जो वहां के नागरिक थे उनको मारा गया, उनको जान से मारा गया। और इसी आक्रमण के बदले में इन्होंने काब्राल जो थे वो जो कालीकट बंदरगाह में जो अरब व्यापारियों के जहाज थे, व्यापारिक जहाज थे, उनको उन्होंने सीज किया और कई लोगों को इन्होंने भी मारा जिनमें स्थानीय भी थे और अरब के कुछ व्यापारी भी थे। इन्होंने बदला लिया और इन्होंने जहाजों को सीज किया। दूसरा, इन्होंने स्थानीय लोगों को और अरब व्यापारियों की हत्या की। और इसी बदले लेने के कारण इन्होंने अपना प्रभुत्व कालीकट के क्षेत्र में बनाया
और इन्हीं प्रभुत्व को स्वीकार करके वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा, वहां के शासक के द्वारा और अरब के व्यापारियों के द्वारा इनके साथ कुछ समझौते पर हस्ताक्षर किए, कुछ संधियां की गई और इन्हीं संधियों के द्वारा इन्होंने आगे अपने फैक्ट्रियों के कार्यों को संचालित किया। इनके बाद फिर से जो महत्वपूर्ण पुर्तगाली नागरिक थे वो फिर से वास्को डी गामा आए और वास्को डी गामा की ये दूसरी यात्रा थी, क्योंकि पहली यात्रा से हुए व्यापारिक लाभ के कारण इन्हें प्रेरणा मिली और दोबारा यह फिर से भारत में आए। तो फिर से आए वास्को डी गामा और इस बार जो 1501 में वास्को डी गामा भारत आए तो इन्होंने कोच्चि, कन्नूर और कालीकट में इन्होंने व्यापारिक फैक्ट्रियों की स्थापना की। कहां? कोच्चिन, कालीकट और कन्नूर में इन्होंने अपने व्यापारिक फैक्ट्रियों की स्थापना की। तो ये दूसरा इनकी सहभागिता थी पुर्तगीज के इंटरेस्ट को फुलफिल करने में। इसके बाद जो बड़ा इवेंट हुआ वो 1505 में हुआ। 1505 में पुर्तगाल सरकार के द्वारा भारत में पुर्तगाली हितों की प्राप्ति के लिए गवर्नर की नियुक्ति की गई। और गवर्नर के रूप में फ्रांसिस डी अल्मेडा भारत में आए और गवर्नर के साथ जो पुर्तगाली अधिकारी थे वो आए, ऑफिसर्स आए और इनके साथ सेना भेजी गई, यानी फोर्सेस भेजी गई जो पुर्तगाली के हितों की रक्षा करती थी। और ये गवर्नर जब भारत में बनकर आए, ये जब भारत में गवर्नर बन के आए तो इन्होंने सबसे पहले पुर्तगालीज की जो कंडीशन थी उसको एकीकृत करने का प्रयास किया, कंसोलिडेट करने का प्रयास किया। पुर्तगाली एकीकृत का प्रयास और पुर्तगालियों के एकीकृत के प्रयास में ये सबसे पहले जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी कोस्टल रीजन, जो तटीय क्षेत्र में व्यापार चल रहे थे अरब के द्वारा और दूसरे अन्य देशों के द्वारा और दूसरे अन्य क्षेत्रों के द्वारा, तो इन्होंने उस चल रहे व्यापार को खत्म किया। और व्यापार खत्म करने के लिए इन्होंने कुछ जो जल संधियां थी उनको सीज किया, जैसे बाब अल मंडेब जल संधि थी, दूसरी थी हॉर्मुज, तीसरी थी मलक्का। ये सभी जल संधियों की चर्चा हमने जब हम मैपिंग कर रहे थे, एशिया की मैपिंग कर रहे थे, तब इन सभी जल संधियों की हमने चर्चा की थी। तो जिन किसी को भी इन जल संधियों के बारे में नहीं पता है तो वो जो एशिया की मैपिंग है उसमें जाएं, वहां पे आपको ये सभी जल संधियां मिल जाएंगी। तो व्यापार को खत्म करने के लिए उसने जो जल संधियां थी उनको बंद किया, उनको सीज किया। और दूसरा जो अल्मेडा था उसका ये विचार था कि हम
हमें इंडियन ओशियन रीजन में यानी हिंद महासागर के क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को बनाए रखना है। और इस प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए वो एक पॉलिसी देता था जिसे कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी नीला जल नीति। और इसी नीले जल नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को हम कार्टेज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, कार्टेज सिस्टम। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये मालाबार तटीय क्षेत्र से उत्तर की ओर गमन करता है, जहां 1507 में दीव में एक युद्ध होता है जिसके एक तरफ अल्मेडा की नेवी थी और दूसरी तरफ संयुक्त रूप से इजिप्ट और गुजरात की नेवी थी। तो 1507 में एक युद्ध होता है, 1507 में युद्ध होता है अल्मेडा की नेवी और इजिप्ट और गुजरात की नेवी। और इस युद्ध में अल्मेडा की करारी हार होती है, लेकिन अगले ही वर्ष 1508 में ये अपनी हार का बदला लेता है और बदले में ये इजिप्ट की जो नेवी है और जो गुजरात की नेवी है उनको एक बहुत ही बड़े पैमाने पर इसने ध्वस्त किया और अपने प्रभुत्व की स्थापना द्वीप के आसपास के क्षेत्रों में की। तो 1508 में ये फिर से बदला लेता है और प्रभुत्व की स्थापना करता है। प्रभुत्व की स्थापना गुजरात के तटीय क्षेत्रों में करता है। अब ये क्योंकि अल्मेडा जो था वो आरंभ में केवल 3 वर्षों के लिए गवर्नर बनकर पुर्तगाली गवर्नर बनके भारत में आया था, तो 1508 में एक दूसरा गवर्नर पुर्तगाली गवर्नर भारत में आता है जिसको कहते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क। दूसरा जो गवर्नर आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। और अल्फांसो दी अल्बुकर्क को वास्तविक जो शासक हैं, वास्तविक जो स्थापना के लिए जो श्रेय दिया जाता है, अल्बुकर्क को वास्तविक रूप में जो पुर्तगाली स्थापना के लिए श्रेय दिया जाता है वो अल्फांसो दी अल्बुकर्क को दिया जाता है। वास्तविक स्थापक पुर्तगाल का। और इसने वास्तविक शासक की स्थापना के पीछे वजह ये है क्योंकि इसने यही एक ऐसा पुर्तगाली गवर्नर था, सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर था जिसने हिंद महासागर के क्षेत्र में जो पुर्तगाल के हित थे उनको पूरा किया। और उनको पूरा करने के लिए इसने तटीय क्षेत्रों में कई जगह पर बेसेस बनाए जिसके द्वारा ये निगरानी रखी जाती थी कि किस प्रकार के जहाज तटीय क्षेत्रों में आ रहे हैं, किस प्रकार के नहीं आ रहे हैं। तो तटीय क्षेत्रों के हित इसने साधे और इसने हित साधने के लिए कई बेसिस बनाए। दूसरा 1510 में इसने गोवा को जीत लिया बीजापुर के सुल्तान से। गोवा को इसने जीता और सबसे ज्यादा रोमांचित ये बात है, सबसे ज्यादा रोमांचित बात है कि ये भारत के इतिहास में पहला एक ऐसा रूलर था, पहला एक ऐसा शासक था जो जिसने नियम बनाए सती प्रथा
को खत्म करने के लिए। तो सती प्रथा के उन्मूलन हेतु इसने कानून बनाए, सती प्रथा उन्मूलन हेतु। तो इस डिस्कशन में यहीं तक की चर्चा है। इसके बाद जब अपन नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे तो इससे आगे की चर्चा को अपन शुरू करेंगे।